इलेक्ट्रॉन ने जाके उसे न्यूट्रलाइज किया। पहली थ्योरी में हमें सब दिक्कत ये आ रही थी कि हमने यहाँ तो कोवलेंट बॉन्ड तोड़ दिया था, उसे कंजर्व भी करवा दिया था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहा था, पहली वाली थ्योरी में इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा था, अब न्यूट्रलाइज कराने के लिए यहाँ से होल निकाल नहीं सकते, और अगर इसे पहुंचाएं तो फिर कोवलेंट बॉन्ड बाद तोड़ेंगे कैसे? बस समझ रही? अगर इसे यहाँ पहुंचाएं तो कोवलेंट बॉन्ड बाद तोड़ेंगे कैसे? तो हमें अगर यहाँ से होल निकालते हैं, होल निकाल नहीं सकते। इसी सिचुएशन में ज्यादातर टीचर पहले कौन सा पढ़ाते हैं? पीएनपी पढ़ाकर बोलते हैं सेम है और करंट सेम करके आई इक्वल टू आई प्लस आईसी बात खत्म कर देते हैं। तो आपको जनरली याद ये रखना है कि आई इक्वल टू आई बी प्लस आईसी, और वर्किंग बताते समय कोशिश ये करेंगे अपनी थ्योरी में कि पहले किसकी वर्किंग बताएंगे? पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्किंग बताएंगे, और होल को वायर में चलाने की कोशिश ना करें, कोशिश ये करें ना करें। ठीक, तो हमारी इक्वेशन जो आ गई वो आ गई बाय किससे? बाय किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ? फर्स्ट लॉ। बाय किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक, बात करते हैं एम्पलीफायर सर्किट के बारे में, कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक चीज और है जो मैं लिखाना चाहता हूँ, ले लेता हूँ हैशटैग बाय किरचॉफ फर्स्ट लॉ, बाय किरचॉफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कितना है फॉर्मूला? आई ई बराबर आई बी प्लस ला वो दिखाओ, बुकलेट दिखाओ। इसमें एक चीज है वो तुम याद करनी है, कई बार कंडीशंस आ जाती हैं डायरेक्ट लिखने पर। पेज नंबर 114 पे मोड्स ऑफ ऑपरेशन, देखो पेज नंबर 114 है, ओपन करो। हैशटैग मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मोड्स ऑफ ऑपरेशन। मोड्स ऑफ ऑपरेशन में क्या है? उसमें जो तुम्हें मैंने वर्किंग बताई, सुन ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, जो तुम्हें मैंने ये वर्किंग बताई इनमें से वर्किंग तुम्हें कोई सी भी याद नहीं करनी है, डायग्राम बनाना है, फाइनली आपको क्या रखना है? सिर्फ आई इक्वल टू आई प्लस आई से बनाना है। अगर आपको एक डायग्राम बनाना है तो आप कोशिश क्या करें? पीएनपी ट्रांजिस्टर का डायग्राम बनाएं और नीचे फॉर्मूले को लिखना है, बस। ठीक, अब मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या है कि आपको जंक्शन बताएगा कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर अलग अलग मोड में किसकी तरह बिहेव करता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी एमएसक्यू में इसके अंदर से। तो अगर आपका, अब मैंने आपको बताया था दो जंक्शन बनते हैं, दिखाया था। पहले जंक्शन का नाम क्या था? पहले जंक्शन का नाम था बेस एमिटर जंक्शन। क्या नाम था? बेस एमिटर जंक्शन। दूसरे का नाम क्या था? बेस कलेक्टर जंक्शन। तो बेस एमिटर जंक्शन को मैं कह रहा हूँ बेस एमिटर जंक्शन, और यहाँ कह रहा हूँ बेस कलेक्टर जंक्शन। बात समझ आई? और यहाँ जो बनेगा उसे एप्लीकेशन कहते हैं, बात समझ आ रही? अब अगर हम बात करें, ये बेस एमिशन फॉरवर्ड रहे और ये रिवर्स रहे, तो अभी हमने यूज करा था उसे एम्पलीफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीफायर। देखो एम्पलीफायर का होगा, एम्पलीफायर का है, और ये एक्टिव रीजन कहलाएगा, एक्टिव रीजन। दूसरा है ये फॉरवर्ड बायस और ये भी फॉरवर्ड बायस है, तो क्या बनेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो ये नाम याद रखेंगे, स्विच, और किस रीजन में काम कर रहे हैं याद रखेंगे। किस में आता है? सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। उसके बाद रिवर्स बायस, रिवर्स बायस कौन सी में? डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट। कट ऑफ, ये कट ऑफ रीजन में काम करता है, कट ऑफ रीजन। फिर रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। एज एन एम्पलीफायर विद वोल्टेज एंड करंट गेन टू बेलो अटेन्यूएटर, ये भी एम्पलीफायर ही है, एज एन एम्पलीफायर। और डिफरेंस क्या है? विद वोल्टेज एंड करंट गेन टू बेलो, विद वोल्टेज and current gain to bellow attenuator। कौन से रीजन काम करता है? रिवर्स
रिवर्स, एक्टिव मोड और इन्वर्टेड मोड। ठीक है, इसको आपको एग्जैक्ट जो है एकदम मुंह जबानी याद कर लेना है, ताकि अगर इससे कोई ऑप्शन बनता है कि कौन सा रीजन में काम करता है तो उस ऑप्शन में आपकी गलती जो है ना आए, बस इतनी कोशिश करेंगे। तो अपने पास ये क्वेश्चन आगे हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर हम फॉरवर्ड बायसिंग में लेके चल रहे हैं। तो इसके एम्पलीफायर भी 3 आ सकते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इसकी वर्किंग पर भी हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे क्या हो रहा है, हम बस बात करेंगे गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं और गेन के फॉर्मूले क्या होते हैं, जिसको अल्फा बीटा रिलेशन कहते हैं। वो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, उसको बार बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, बात करते हैं हैशटैग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, हैशटैग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। इधर देखो भी कितने टाइप का हो सकता है। नंबर 1 कॉमन एमीटर बेस मोड, बेस लिखा, कॉमन बेस मोड एम्पलीफायर। कॉमन बेस मोड एम्पलीफायर में क्या करेंगे, आप कोई भी ट्रांजिस्टर ले लें, मान लो मैंने ये ले लिया, और आप क्या करेंगे इसके बेस को कॉमन कर देंगे। ये आपका बेस हो गया इसका, और ये इस तरीके से बनेगा कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये बेस आपका अमीटर टर्मिनल है और यहाँ पर रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा, अमीटर रेजिस्टेंस। अगर ये आपका बेस टर्मिनल है तो यहाँ बेस का नाम क्या होगा, बेस रेजिस्टेंस। और एक कलेक्टर टर्मिनल है तो क्या बनेगा, यहाँ कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो होना क्या होता है, सिंपली यहाँ पर हम इसे ग्राउंड करते हैं, वो बिन मतलब की चीज है, सच में बिल्कुल बिन मतलब की चीज है। तो यहाँ से इनपुट आता है और ये आउटपुट होता है। इनपुट और आउटपुट के बीच में हमें गेन की बात करनी है, क्योंकि जो एम्पलीफायर है वो क्या चीज को बढ़ाएगा। तो अगर कॉमन बेस एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का मतलब होता है चीजों को बढ़ाना। मान लीजिए ये आपका कोई एम्पलीफायर का डिब्बा है, आपने इस पर बोला हेलो हेलो, और आपकी आवाज जो है वो 2 डेसिबल की थी, 2 डेसिबल की थी, और यहाँ से आवाज निकली हेलो बड़े अक्षर निकली कैपिटल लेटर में, जो कि 16 डेसिबल में थी। तो आप देखना चाहेंगे कितने गुना बढ़ा दी, कैसे सीखेंगे, जो आउटपुट आया 16 बटे इनपुट से भाग देंगे 2, 2 8 16, तो 8 इसका क्या था, गेन था। 8 क्या इसका गेन, जो बता रहे हैं कितने गुना बढ़ा देते। वैसे इसका जो गेन आएगा उसको कराएगा करंट गेन। कैसे निकाला जाएगा, कि अगर इसके करंट को आई मान लूं और इसके करंट को आईसी मान लूं, तो करंट गेन क्या होगा। तो करंट गेन पूछने से पहले ट्रांजिस्टर बोलेगा कि आप मुझे डीसी से ऑपरेट कर रहे हैं या एसी से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप डीसी से ऑपरेट करते हैं तो आप नॉर्मल आई बटे आईसी बटे आई लिख सकते हैं, लेकिन अगर एसी से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको डेल्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ करंट गेन, नाउ करंट गेन। तो करंट गेन कितना हो जाएगा, फॉर डीसी सर्किट, डीसी सर्किट के लिए हो जाएगा अल्फा इक्वल टू आईसी अपॉन आई। कोई दिक्कत, एंड फॉर एसी सर्किट, फॉर एसी सर्किट कितना, अल्फा इक्वल टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई। कोई दिक्कत, मेनली ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा एम्पलीफायर कौन सा आता है आपके पास, इसको मैं यही लिख तो बता चाहूँ तो याद रहेगा तो ये तो बता देना क्वेश्चन करते हुए। बताओ कॉमन बेस के बाद कौन सा आता है, कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर, क्योंकि 3 टर्मिनल होते हैं, एक एक करे कॉमन कर लो। नंबर 2 आता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में क्या होना है कि ट्रांजिस्टर लो और आपके एमीटर को कॉमन करना है, ये बेस हो गया। तो अगर खुद बोल रहा है कि मैं एमीटर टर्मिनल हूं, इसका मतलब ये क्या होगा, तो जिंदा बेस अब दिख रहा। तो ये कितना बचा, कलेक्टर बचा, हेंस गेन, गेन कितना होगा, बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी सॉरी आई, या बीटा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। हमारी बात करते हैं किसकी, कॉमन कलेक्टर। अच्छा, किस रीजन में काम करते हैं, एक्टिव, सैचुरेशन या पैसिव। जो एम्पलीफायर है किस रीजन में काम करते हैं, एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन में काम करते हैं। तीसरा कॉमन कलेक्टर, CO डबल सी कलेक्टर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर ले लिया, कलेक्टर कॉमन करना है, चित्र सेम बनेगा। तुम बनाना जरूर एक बार तो। बेस है तो
ये एमीटर है, क्या चल रहा है ये? कॉमन बेस कलेक्टर मोड से कलेक्टर है ना, ये कलेक्टर है और ये एमीटर। समझ आ गई बात? ठीक है, ये तो अर्थ हो गया। हेंस गेन कितना होता है? गामा इक्वल टू आई ई बटे आई वी या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई। तो ये सारे अल्फा बीटा गामा के मान थे जिनको हम अच्छे से समझ गए कि क्यों निकाला जा रहा है और ये कैसे एम्प्लीफिकेशन को शो कर रहे होते हैं। अब हम इनके बारे में रिलेशन में पढ़ेंगे और क्वेश्चन सिर्फ इनके रिलेशन पर बेस्ड होता है। और मैं इसको इतनी इजीली इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा जो है ये हर बंदे को याद रहते हैं अल्फा बीटा के रिलेशन। बीएससी के बंदे को याद रहते हैं तो फिर तो मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। अल्फा एंड बीटा पढ़ते हैं। हैशटैग रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। We know that current amplification factor in common base mode is alpha। कैसा सर्किट होता है? ऐसी तो होता है। कौन सा मोड है? कॉमन बेस में। अगर ये बेस है तो ये एमीटर होगा, ये कलेक्टर होगा। तो बीटा की अल्फा की वैल्यू कितनी आती है? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई। कोई दिक्कत? इक्वेशन फर्स्ट। एंड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन एमीटर मोड। बताओ बीटा इक्वल टू क्या निकालना? ट्रांजिस्टर ले लो, बताओ कैसे बताएंगे बीटा का मान? बीटा का मान अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो क्या करेंगे? ट्रांजिस्टर ले लो डेल्टा आई सी और इसमें क्या करो? अमीटर को कॉमन कर दो। अगर अमीटर खुद बोल रहा है कि मैं अमीटर हूँ तो बड़ी सीधी सी बात है, ये बेस है, बचा हुआ कलेक्टर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आई सी बहेगी और यहाँ पर आई भी बहेगी। तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया? आई सी डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। क्वेश्चन 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके जरिए इन दोनों को रिलेट करना है। रिलेट करने क्या करेंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट में आई का मान रख देंगे। ठीक है, बट वी हैव द ट्रांजिस्टर इक्वेशन। द ट्रांजिस्टर इक्वेशन क्या होती है? डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा आई सी डेल्टा आई सी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट रखो। क्या है? अल्फा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपन क्या चीज? डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। इसको नीचे लाओ। बताओ कितना है? सो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी। अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी प्लस 1। वी हैव बीटा मान कितना है? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। उल्टा करो, 1 अपॉन बीटा मान कितना जाएगा? डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। आई अपॉन आई सी 1 अपॉन बीटा रखो। अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। एलसीएम लेंगे 1 अपॉन एलसीएम लो बीटा कितना है? 1 प्लस बीटा ऊपर चला गया। अल्फा इक्वल टू कितना है? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। और बीटा इक्वल टू कितना होता है? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये दो रिलेशन याद रखेंगे। अगर बीटा का मान क्या करें तो बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर आपको कभी याद ना रहे तो याद रखेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको पढ़ाया था बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तुम्हें तो भी याद ना रहेगा। कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज ना होने। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा छोटा होता है 1 से। अल्फा छोटा होता है? अल्फा के मान छोटे होते हैं ऑफ कोर्स। बात करते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। ठीक है,
हैशटैग रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा वी नो दैट current amplification factor in common collector mode is collector mode कैसे कॉमन करते हैं भाई? ये खुद बोल रहा है मैं कलेक्टर हूँ, तो ये तो शकल से बेस है। बताओ क्या हुआ? एमीटर क्या हुआ? ये आई क्या हुआ? आई गामा इक्वल टू कितना होगा? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी। आई का मान कितना होता है? डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा आई बी साइड कैंसिल हो गया। गामा इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी बराबर 1 प्लस। ये किसका मान होता है? बीटा होता है पक्का। गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, ये आपका रिलेशन हो गया। बात समझ आ गई? ठीक, बात करते हैं डीसी लोड लाइन की। तो इसका एक क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हैं, फिर आगे डीसी लोड लाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप बुकलेट उठाओ, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका। बुकलेट उठाओ, देखो कौन से पेज नंबर का क्वेश्चन है। मिला क्या? पेज नंबर 133, पेज नंबर 133, पेज नंबर 133। क्वेश्चन BHU का है, बीटा और अल्फा का रिलेशन पूछा है। इसमें क्या है देखो 133 में। जस्ट 2016 ये शायद कुछ कह रहा हो। वाह, इनने कुछ कहा है। जहर देखा क्या जहर कहा? क्या जहर कहा भाई? रिलेशन उल्टा आ रहा है ना। A transistor common base configuration has the ratio of collector current emitter current beta, collector current to emitter current beta, and the ratio of collector to base current alpha. What is the following? Collector to emitter current beta IC upon I alpha equal। ये जो रेशियोज दे रखे हैं एग्जैक्टली ये होते हैं नहीं होते हैं? ये बताओ। बीटा की वैल्यू कितनी होती है बताओ चमन? बीटा की वैल्यू IC अपॉन आई भी होती है। आई अपॉन आई भी होती है। आई अपॉन आई भी IC अपॉन आई भी, सॉरी IC अपॉन आई भी होती है। पक्का? हाँ। कैसे होती है यार? कॉमन बेस मोड में, कॉमन एमिटर मोड में होती है। करेक्ट, ठीक ठीक ठीक। इसमें पैरामीटर ही अलग दे रखे हैं। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इनके पैरामीटर अलग हैं, उसके पैरामीटर के बेस पर अल्फा बीटा रिलेशन निकालना है। तो जो पैरामीटर नहीं उससे रिलेट करना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे ही रखे हैं ना इसमें क्वेश्चन में। क्या दे ही रखे हैं ना पैरामीटर? बोल तो रहा है, पढ़ो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट, तो आई सी अपन आई बोल रहा है ना। ठीक है ठीक है, मतलब कौन नहीं आ गया? हाँ सर समझ बता दो, करवाना कर दूंगा। समझ गए। एक बार तुम थोड़ी देर और पढ़ के समझ के देखो क्या कहना चाह रहा है। समझ गए। जो कह रहा है उसी रेशियो को लेके चलना है। खुद ही कह दिया उसने। VCC ICRC। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 135 पर आओ। पेज नंबर 135 आए? पेज नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 27। पेज नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 27। टिफर का है क्या? टिफर 2010 6 ऑप्शन दे रखे हैं। टिफर 2010 भाई क्या कह रहा है पढ़ो।
A plot of the common emitter characteristic of the silicon NPN transistor is known below. Give the information about the assuming that there is a will be the potential drop of 0.7 volt drop across the forward bias silicon PN junction diode. The approximate value of the output voltage V out for the input voltage of V in 2 volt. Okay. In the adjacent junction. सर्किट W, सर्किट दे रखा है, सर्किट लिखो, सर्किट क्या दे रखा है, एक सर्किट ट्रांजिस्टर दे रखा है और ये कुछ इस तरीके से बना रखा है, दिख रहा है? ठीक, सबके नाम पता होने चाहिए किसका नाम क्या है। क्या है इसका नाम, वी इनपुट, ये आर बेस लिखा है ना, आर बेस 65 किलो ओम। गौरव ध्यान से देखेंगे सवाल को, भाई ट्रांजिस्टर के सवाल कम ही कराऊंगा पर तुम्हें खुद करना है, सारे सवाल खुद हो जाएंगे। कहीं पे लीकेज करने को लेके चलेगा तो वो थोड़ा मेंशन कर देगा। वी आउटपुट लोड जो है वो 500 ओम है, ठीक। अब करना ये, इनने क्या कहा, इनने कहा एक बात, assuming that there is 0.7 volt drop across a forward bias silicon PN junction diode, ठीक है। अगर कोई PN junction diode forward biasing में है तो उसमें 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा। अब ये कौन सा ट्रांजिस्टर का है इनने, एनपीएन ट्रांजिस्टर का है, क्या कहा है, एनपीएन। जब एनपीएन का होगा तो या तो यहाँ से लिखो एनपीएन या नीचे से लिखो एनपीएन, ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो है पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितने वोल्ट का है, 0.7 वोल्ट का। अगर तुम यहाँ पे लेना चाहो तो बात समझ आ रही, जब तुम यहाँ से गुजरोगे किरचॉफ लगाते हुए तो यहाँ पे आपको 0.7 वोल्ट का ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ किरचॉफ, जो किरचॉफ लॉ वो लगाने जा रहा हूँ। अब ये वी इनपुट है, वी इनपुट है, अगर वी इनपुट को मैं ऐसे लगाता हूँ तो प्लस का वी इनपुट लेके चलूंगा या माइनस का, बताओ जरा। चमन सिंह, वी इनपुट प्लस का लिया जाएगा माइनस का लिया जाएगा, एक मिनट सोच के बताओ। माइनस का लिया जाएगा भैया, पक्का? पक्का। देखो कैसे लिया जाता है, जब भी कोई वोल्टेज दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एन की तरफ डैश, जब भी कोई वोल्टेज दे रखा हो तो उसे ऐसा ना लिख के ऐसे लिखो, वी इनपुट प्लस माइनस, इस तरीके से होगा समझ। जब इसको ऐसे लेके चलूंगा मैं तो कितना हो, माइनस वी इनपुट प्लस आई बी आर बी, बेस करंट आई बी है ना, समझ आ रहा है, आई बी इंटू आर बी प्लस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, माइनस का 0.7, माइनस का 0.7 वोल्ट इक्वल टू 0। अब बात आती है माइनस किस बात पे, कैसे कह दिया भाई, माइनस किस बेस पे कह दिया, माइनस किस बेस पे कह दिया, करंट की डायरेक्शन में तो लेके चलेंगे ना भैया। करंट की डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव कहाँ पड़ रही है, ऐसी तरीके से जा रहा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। बताओ वी इनपुट कितना है, पॉजिटिव लिया जाएगा, वी इनपुट इक्वल टू कितना आगे बताओ, आई बी आर बी प्लस 0.7 वोल्ट। बताओ तुम्हें किसी का मान पता है, माइनस आएगा भैया उधर उधर जाके, अच्छा उसे ले गए, ठीक है। किसी का मान पता है इनमें से, दे रखा है, आरबी का मान दे रखा है, बी इनपुट का मान दे रखा है। अच्छा वी इनपुट मान दिया, वी इनपुट मान तो कितना है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। आई बी का मान कितना है, निकाल, नहीं दे रखा। आरबी का मान कितना है, 65 किलो ओम, 65 किलो ओम प्लस 0.7 वोल्ट। सोल्व करो, बताओ कितना आ रहा है आईबी का मान, आईबी इक्वल टू कितना है बताओ। आईबी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.7 को इसमें घटाना पड़ेगा, तो 2 में से 0.7 के कितना बचा, 1.3। तो 1.3 बटे 65 गुणा 10 की घात -3, समझ में। सोल्व करके आएगा आईबी का मान 20 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब 20 माइक्रो एम्पियर के समतुल्य जो निकलेगा, 20 माइक्रो एम्पियर के समतुल्य धारा जो निकलेगी, मान लो आई से निकालनी है तो वो कहाँ से निकलेगी। अच्छा देखो मेन औचित्य क्या है, मैं तुम्हें बताऊं। देखो ये देखो कर क्या रहे हैं, हमसे पूछा गया वी आउटपुट, क्या पूछा गया, वी आउटपुट। तो वी आउटपुट के लिए मैं क्या करूंगा, या तो इस तरीके से लगाऊंगा किरचॉफ लॉ, या इस तरीके से लगाऊंगा। फायदा मुझे किसमें, जहां मुझे मान दे रखे हैं, तो मान दे रखे हैं ऊपर 15 वोल्ट ये है ना। लेकिन जब यहाँ लगाने आऊंगा तो यहाँ लगेगा कैसे, ये देखो लगाऊं -15 वोल्ट, समझ रहे गौरव, ऊपर से ले रहा हूँ -15 वोल्ट, आई सी आर एल प्लस आई सी आर एल प्लस वी नोट इक्वल टू, ठीक है। अब मुझे -15 भी पता है, प्लस आई सी नहीं पता, आर एल पता है कितना है 500, प्लस वी नोट निकालना है। तो अब मैं जब इस सिचुएशन में देखा मैंने कि सबसे पहले मैं यही देखूंगा जो पूछ रहा है वहां लगाना है, या तो यहाँ या नीचे, तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देखा भाई आईसी की जरूरत पड़ेगी, तो आईसी की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन लेने आया, तो पता चला यहाँ बेस
करंट के बारे में निकाल सकते हैं, क्योंकि बेस की इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें पता है बेस करंट निकाल सकते हैं। तो बेस करंट के जरिए हम आईसी करंट कभी नहीं निकाल सकते, या तो पैरामीटर दिया हुआ अल्फा बीटा गामा या आई या ट्रांजिस्टर इक्वेशन लगा रखे हो, तो उनके लिए 2 इक्वेशन बताऊं तो नहीं निकाल सकते। तो वो एक जरिया दिया हुआ, वो जरिया दे रखा है ग्राफ। तो ग्राफ में दे रखा है आईबी और आईसी का ग्राफ। किसका ग्राफ है? आईबी और आईसी के बीच में ग्राफ दे रखा है। इसने कहा है देखो, ये देखो ग्राफ के अंदर देखो आईबी 50 30 दिख रहा है। तो अब देखो 20 माइक्रो एम्पियर पे देखो कहाँ है, 10 दिखा 20 माइक्रो एम्पियर पे आईसी कहाँ कट रही है, सामने वाले मान आईसी का है, समझ में आ रहा है? किस पे कट रही है? 10 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम इसलिए डिफर ग्राफ। तो ग्राफ में कितना है आईसी का मान? 10 माइक्रो मिली मिली में होता है। अब देख के बताओ, मिली है मिली एम्पियर यहाँ पे रखो, माइनस का 15 प्लस 10 गुणा 500 प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। कितना 10 के घात -3 भैया। वी नॉट इक्वल टू, गलत आ रहा है क्या? नहीं 10 के साथ माइनस का 3, 10 के घात तो मिली है ना। हाँ तो ये 3 चला गया, चला गया 10 के -3 चलो, माइनस का 15 प्लस 5 प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। 15 5 गया, माइनस का 10 प्लस वी नॉट इक्वल टू 0 एम्प्लाइज वी नॉट का मान कितना गया? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। सही आ रहा है? इस तरीके से करना था। अच्छा लगा क्वेश्चन? तो अगर बाकी भी क्वेश्चन होंगे तो आपको मैंने एक तरीका बताया क्या करना है। उन क्वेश्चनों पे कोसे देखो ये करना है, ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है। कहाँ लगाना है? जो मान निकल रहा है। फिर आपको पता चलेगा कि वो वहां पर चीज दे ही नहीं रखी है। तो आप क्या करेंगे, आई सी इक्वल टू बीटा आई भी लगाएंगे, 1 प्लस बीटा आई भी, अल्फा बीटा कुछ भी लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कोई और एग्जांपल होता है तो मैं देख के आपको बताता हूँ। पीछे आ जाओ, टिफर 2013 क्वेश्चन देखो, टिफर 2013 क्वेश्चन 3 नंबर पीछे ही आ गए 136। ठीक है, पढ़ो जरा क्या पूछा है। पेज नंबर 136 टू कर। The circuit depicted to the right has been made the silicon pin transistor, assuming that there will be 0.7 drop। अगर 0.7 ना देना, याद रखना सिलिकॉन में 0.7 नहीं होता है, जर्मेनियम सिलिकॉन। हाँ, ड्रॉप अक्रॉस फॉरवर्ड बाय सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड। सिलिकॉन मतलब ऐसे साथ, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता, खुद ही ड्रॉप लेके चलना पड़ता है क्योंकि आइडियल नहीं दिया। टिफर है। Sun drop across the forward bias silicon diode pin junction डायोड। The power dissipated across the transistor level। पावर पूछिए, क्या पूछिए? पावर। पावर क्या होता है? P बराबर VI, P बराबर VI। तो इसमें हमें वोल्टेज चाहिए होगा और करंट चाहिए होगा। अब जिसके अलोंग पूछिए, क्या पूछिए? पावर डिसिपेटेड टू द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द ट्रांजिस्टर लेवल। ट्रांजिस्टर के अक्रॉस पावर पूछिए, ठीक है। तो देखते हैं, तो मिटाता हूँ इसको। बताओ पेज नंबर कौन सा है? 136। देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ट्रांजिस्टर की पावर का अर्थ के लिए अगर हम पी और वी आई यूज कर रहा हूं तो बताओ कौन सा वोल्टेज लेना चाहिए, सही रहेगा तुम्हारे हिसाब से? क्या कौन सा वोल्टेज सही होगा पावर निकालने के लिए? दो जगह वोल्टेज डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं, वीसी और वीवी। तो आउटपुट का ही लेंगे। पेज नंबर 136 देखो, पेज नंबर 136 और क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर बता सकते हो? 39 हैं? 29 एग्जैक्ट बताओ। 29। तो पेज नंबर हो गया आपका 136 और क्वेश्चन नंबर हो गया 29। क्वेश्चन दे रखा है ट्रांजिस्टर है इस तरीके से, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन आएगा, ज्यादा भारी नहीं आएगा, बस थोड़ा डील करना आना चाहिए। और उसकी थ्योरी कितनी पढ़ते रहो, कौन किससे टकरा रहा है, कभी जिंदगी का सवाल नहीं होगा। यही होता है बीएससी में, पूरा फर्रा लिखवाते हैं, एक सवाल नहीं करवाते हैं। नोटिस करा तुमने? बीएससी में फर्रे के फर्रे चलते हैं ट्रांजिस्टर, 2-3 दिन तक ट्रांजिस्टर चलते हैं। और अभी तो वो क्वेश्चन जो आएगी आईसीबीओ वाली, डेल आईसीबीओ, लीकेज करंट इन कॉमन बेस। वही तो खत्म हो गया चमन सिंह जी नोट्स के चक्कर में। वो खत्म हो गया? अरे इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है। वही तो मेन चीज है। 500 VCC इक्वल टू 15 वोल्ट। कोई क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं। नुकसान हो गया 2000 का। हाँ, R इक्वल टू कितना गया? 100 ओम। कौन सा है ट्रांजिस्टर? तो T लगा रखे। पूछा गया है, इन्हें पूछा है द सर्किट डिपिक्टेड ऑन द राइट हैज बीन मेड विद सिलिकॉन PNP and transistor assuming that there will be 0.7 drop across the forward bias silicon PN junction that the power dissipated across the transistor will be approximated। तो देखो इन्हें इनपुट ड्रॉप के लिए एक इक्वेशन लिखी है। क्या हम यहाँ पर कोई किरचॉफ लॉ लगा पा रहे हैं? मैं कोई देखो गौरव सिंह, तुम जब कॉपी में उतारो बाकायदा साफ साफ बोलना अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन दिस सेक्शन। तो किरचॉफ लॉ का सेकंड लॉ लगाना, जिसे केवीएल कहा गया है।
तो केवीएल लिखा होगा उसमें, तुम सॉल्यूशन देखो तो कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो यहाँ नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे? माइनस का 2 वोल्ट प्लस यहाँ कुछ दे रखा है नहीं। तो यहाँ प्लस का 0.7 वोल्ट लेंगे, हम्म, प्लस का 0.7 वोल्ट। समझ आ रही बात? यहाँ पे है ना पोटेंशियल ड्रॉप, समझ में आया कैसे बता रहा हूँ मैं? प्लस यहाँ क्या लेंगे? कौन सा है ये कलेक्टर है, तो ये क्या है? एमीटर है, करो तो बता, एमीटर है ना, हम्म, तो आर ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर ई आई इक्वल टू 0। किसी का मान पता है? माइनस का 2 वोल्ट प्लस का 0.7 वोल्ट प्लस आर ई का मान है 100 ओम और आई का मान है, निकाल सकते हैं ना, प्रस्ताव रख देंगे, निकालेंगे क्या? इसे घटाओ, कितना हो जाएगा? माइनस का 1.3 प्लस का 100 गुणा आई ई 0। आई इक्वल टू कितना आ गया? इसको उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा? 1.3/100 13 मिली एम्पियर। एम प्लस आई ई इक्वल टू कितना है? 100 से भाग दे रहे हैं ना, 13 मिली एम्पियर। 0.013 एक 2 अंक, 2 अंक सही है। एम्पियर ये कह सकते हैं 13 मिली एम्पियर। अब देखना क्या है, हमें निकालना है, अब यही चीज हम आउटपुट में लगाएंगे क्योंकि हमें मेनली निकालना है क्या है? VCE। VCE किसे कहते हैं? कलेक्टर और अमीटर टर्मिनल के बीच। कलेक्टर टर्मिनल क्या है? ये रहा, और अमीटर टर्मिनल क्या है? ये है। तो कलेक्टर और अमीटर टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। कलेक्टर और अमीटर टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल क्या कहेंगे? देखो अगर यहाँ से डिनोट कर तो इसे कैसे पढ़ते हैं? देखो ये बेस टर्मिनल है, तो अगर तुम एग्जैक्ट किरचॉफ लॉ लगा रहे हो तो ऐसे लिखते हैं इसे, माइनस का 2 वोल्ट प्लस VBE, क्या पढ़ते हैं इसे? VBE, जिसका मान है 0.7। समझ रही बात? RE I इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लगाओ किरचॉफ लॉ इस तरीके से। बड़ा अजीब तरीके से लग रहा है, कोई बात नहीं, लगाओ। कितना आएगा? माइनस का VCC प्लस यहाँ लगाओ कितना है? ICRI प्लस VCE। बात समझ आ रही? इसका मान निकालना। प्लस IERE बराबर 0। माइनस का VCC कितना है? 15 वोल्ट प्लस IC कितना है? नहीं पता। क्या पता है? IC पता है क्या? IC नहीं पता हमें, ठीक। अब इसमें एक चीज मेंशन की गई है, देखो देख रहे हो ब्रैकेट में, बराबर लगभग बराबर IC इक्वल टू I। कब कर सकते हैं? जब बीटा IB का मान बहुत कम हो, IB का मान बहुत कम हो। अप्रोक्सीमेशन लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। कैसे कर सकते हैं? IE मान IB इक्वल टू बीटा IC। अच्छा किस किस का मान है हमारे पास? 15 हो गया, माइनस 15 वोल्ट हो गया। IC का मान नहीं है, RL का मान है। VCE का मान निकालना है, IE का मान है, RL का मान 500 है। चलो पहले मान रख दो, 500 हो गया। VCE निकालना है, प्लस I का मान है कितना? 13 मिली एम्पियर। और RE का मान 100 इक्वल टू 0। तो अगर ये पैरामीटर हमारे पास नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। माइनस 3 लगा दो भैया, 13 के साथ। अच्छा माइक्रो है, मिली है, मिली 13 गुणा 10 के हाथ -3 और गुणा RE का मान कितना है? 100 RE का मान कितना है? 100 इक्वल टू 0। तो अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है क्वेश्चन तो निकलना इम्पॉसिबल है। अगर मैं ट्रांजिस्टर क्वेश्चन लगाता हूँ, अब ये जो नेग्लिजिबल वाली कंडीशन है, हम हमारा जो विवेक कहता है वो 2 ही तरीके से नेगलेक्ट कर सकते हैं चीजों को। कैसे? अगर आपको बीटा की वैल्यू पता हो, बीटा वैल्यू कितनी होती है बताओ। मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर के 3 पैरामीटर होते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे? जस्ट ये सर्किट बनाएंगे ऐसे गोले, और पहला होता है कॉमन बेस मोड। तो बेस ये हो गया, ऐसे ऐसे कर लेंगे। अगर ये बेस है तो इसका मतलब ये अमीटर है और ये कलेक्टर है, तो अल्फा जो होगा वो होगा आपका डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा कितना होता है? कॉमन अमीटर मोड। अमीटर ये होगा, बेस ये होगा, कलेक्टर ये होगा। इसका मतलब डेल्टा और सॉरी बीटा इक्वल टू कितना होगा? डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। ठीक। अब यहाँ पर कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि हमें दे रखा हो कि किसी तरीके से हम क्या निकाल पाए कि IC निकाल पाए। तो हम क्या लगाएंगे? IC और IB का रिलेशन लगाएंगे। IC इक्वल टू IE प्लस IB। बात समझ आ रही है? IC इक्वल टू IE प्लस IB, क्योंकि हमारे पास IE है पर IB नहीं है। तो अगर IB नहीं है तो उस स्थिति में हम देखेंगे क्या हम IC निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ये रहा आपका IC और IE का रिलेशन। ठीक। तो या तो इसके जरिए निकलेगा, किससे निकलेगा? इसके जरिए। और इसके जरिए कब निकलता है? जब अल्फा दिया हो। जब अल्फा दिया हो। तो अल्फा नहीं दिया है तो हम दूसरा ट्रांजिस्टर इक्वेशन लगा सकते हैं। बाय ट्रांजिस्टर इक्वेशन, ट्रांजिस्टर इक्वेशन क्या होता है भाई? ट्रांजिस्टर इक्वेशन होती है डेल्टा IE इक्वल टू
आईपी प्लस आईसी डेल्टा आई वी प्लस आई डेल्टा आई सी। अब यहाँ पे डेल्टा हटा दो, डीसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं मान लो। अब बात सोचने वाली ये है, और हमारा डेल्टा कब लगता है जब एसी के लिए सॉल्व करते हैं। बात सोचने वाली ये है, बेस करंट कब फ्लो होती है, जब बेस में रिकॉम्बिनेशन होते हैं और बेस पतला होता है तो बेस में टक्कर कम लगेगी, और बेस में टक्कर कम लगेगी तो इनकी कंपेयर में, किसकी, कलेक्टर की कंपेयर में बेस करंट कम फ्लो होगा। तो इसकी कंपेयर नेग्लिजिबल करेंगे तो कितना मिलेगा, आई इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आई सी के बराबर होगा। ये समझ में आ रहा है, बेस पतला होता है इसलिए। तो यहाँ मान रख देंगे कितना आएगा, माइनस का 15 वोल्ट प्लस आई सी का मान कितना, आई के बराबर रख दो 13 मिली एम्पियर। कितना रख दिया, 13 मिली एम्पियर, माइनस 3 गुणा 500 प्लस वी सी ई 13 गुणा 10 के हाथ माइनस 3 गुणा 100 इक्वल टू 0। ठीक, वेरी सिंपल टू सॉल्व। ये कितना है, 500 है, ये कितना है, 100 है, दोनों के प्लस है मतलब 600 है। 13 गुणा 6 गुणा 10 की घात माइनस 1 माइनस 3। गलत कर दिया क्या, सही 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 है भाई। कुछ तो मैंने सोचा होगा। 13 छक्का 78। 13 छक्का 78 पक्का। तो 13 छक्का 78 7.8 है प्लस वी सी इक्वल टू 0। 15 में 7.8 घटा होगा कितना हो जाएगा, एम्प्लाइज वी सी इक्वल टू, एग्जैक्ट घटा के बताना, देख रहा कहीं 7.2। 7 पक्का 7.2 वोल्ट। तो पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, 7.2 वोल्ट है, एग्जैक्टली है, दिख रहा है। तो पावर डेसिपेशन क्या करते हैं, पी इक्वल टू वी आई करते हैं। अब 13 एम्पियर की करंट इन्हें कहाँ फ्लो करती है, देखो जरा अपनी करंट कहाँ है, आई ई का मान भी 13 मिली एम्पियर है और अपने आई सी का मान भी 13 मिली एम्पियर है। पर वोल्टेज से अक्रॉस होने वाली करंट कौन सी है, आई सी है। तो हम आई सी के थ्रू निकालेंगे पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन कितना होगा, पी इक्वल टू वी आई होता है, वोल्टेज कितना निकाला, वी सी निकाला, और करंट कितना, आई सी। सो पावर डेसिपेशन P इक्वल टू वी सी इंटू आई सी। पी इक्वल टू वी सी कितना, 7.2 वोल्ट गुणा आई सी कितना है 13, गुणा करो कितना आ रहा है, बताओ गुणा कितना है। 13 को 10 के साथ माइनस 3 इक्वल 1। अरे गुणा नहीं हो, देख के लिख दूंगा 94 मिली वाट। पहले तुम गुणा करो अपने हिसाब से, देख के लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट बताओ। 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 सत्ते 91 और 2 93.6 चेक कर लेता हूँ। अब है 94 मिली वाट, वही है 93.6 मिली वाट। ठीक है, आई होप ये वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस में लीकेज करंट यूज होता है, जब तुम्हें वो क्वेश्चन मिलेगा तब तुम मुझसे वहीं पूछोगे उसके रिलेटेड सिचुएशन, लीकेज करंट को कैसे डील करना है। ठीक है, आई सी इक्वल टू बीटा आई प्लस आई सी बी होता है, आई सी इक्वल टू बीटा आई प्लस आई सी बी हो। ठीक, मैं वही क्वेश्चन लिखवा देता हूँ ताकि तुम बाद में किलकिलपंती ना हो। ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन आपको इनके बेस पर ही करना है। को भी याद आ रही अल्फा का मान सबसे कम, बीटा का मान ज्यादा और गामा का मान उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे बी वाला पैरामीटर तो इसमें नहीं है ना, तभी तो कह रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ पंगा है और तुम नहीं मानते हो। ये तो कंफ्यूज कर देगा जिंदा आदमी को। कलेक्टर टू बेस करंट का जब यूज हो रहा हो तब बताना यार, जब यूज होगा तभी देखते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। है ही नहीं तो क्या, जब इसमें दे जाएगा मेंशन नहीं है तो क्वेश्चन में भी नहीं होगा, और क्या जब आए तो बताना सिचुएशन। ठीक है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में थोड़ी सी बात। और इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप मुझे बताएंगे, उन क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे।
डीसी लोड लाइन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर, ट्रांजिस्टर कितना स्टेबल है, देखो भी को रखें डीसी लोड लाइन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में। तो अपना टॉपिक है हैशटैग, ऐसे करना पड़ेगा। बताओ टॉपिक क्या है, देखो इधर। तो अपना टॉपिक हो गया हैशटैग डीसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर। जब प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम से आप समझ जाएंगे कि डील कैसे करना है। जैसे कि हम थोड़ा बहुत ट्रांजिस्टर पढ़ा, उस ट्रांजिस्टर के हिसाब से आपको स्टेबिलिटी फैक्टर होना जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट है और उस सर्किट को आपको एनालाइज करना है, तो उसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है, और वो इक्वेशन कैसे डीसी लोड लाइन को समझाती है वो समझेंगे, ठीक है। तो एक ट्रांजिस्टर दे रखा है जो कि कॉमन अमीटर मोड में है। कॉमन अमीटर मोड में कौन सा जो गेन होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। बीटा। कॉमन अमीटर मोड में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, बीटा पक्का। और कॉमन बेस मोड में अल्फा, कॉमन कलेक्टर मोड में गामा। तो एक ट्रांजिस्टर दे रखा है इस टाइप से, और ये कॉमन अमीटर मोड में, किसमें, कॉमन अमीटर मोड में। तो ये कॉमन अमीटर मोड में इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका नाम होगा आरसी, और टर्मिनल नाम कितना होगा सी, इसका नाम कितना होगा बेस टर्मिनल, और यहाँ होगा आरबी, और ये होगा अमीटर टर्मिनल, ये हो गया आरई, और ये हो गया अमीटर, ठीक। अब इसमें क्या कर रखा है, वोल्टेज दे रखा है, अपर वोल्टेज वीसीसी ऑपरेटिंग वोल्टेज है, और इधर वीबी वोल्टेज दे रखा है बेस के लिए भी, ये हो गया वीबी प्लस का, और इसका कुछ नहीं दे रखा वोल्टेज, ठीक। तो आप देखेंगे डीसी लोड लाइन कैसे लिखती, लोड लाइन कैसे बनाई जाती है। तो आपको करना क्या है, केवीएल अप्लाई करना है। कहाँ पर, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में आप केवीएल अप्लाई करेंगे, इस वाले पोर्शन जैसा भी लगाया, दो तरीके से केवीएल लगाया जा सकता है। और यहाँ पे जो आपने देखोगे नॉर्मली किरचॉफ लॉ क्या लगता है, हमने जो पहले पढ़ा था, किसी बंद पास में बहने वाली धारा, ये समझने में पढ़ते हैं, तो क्लोज लूप होता है। ऐसा यहाँ कोई भी चक्कर नहीं है, आपको नॉर्मली क्या करना है, जब या तो आप यहाँ किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, या आप यहाँ किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, कैसे लगाएंगे करो, इसे बोलेंगे माइनस का वीसीसी, कैसे पता चला है, वही सर्कल बना के जो डील करेंगे, तो माइनस का वीसीसी, जो गया माइनस का वीसीसी प्लस आईसीआरसी प्लस इसका नाम होगा वीसीई, क्योंकि डायरेक्ट कूद के यहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है वीसीई। अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो तो इसमें रख देंगे प्लस आई आर ई, प्लस आई आर इक्वल टू 0। हमें आईसी का मान निकालना है, आईसीआरसी इक्वल टू आईसीआरसी इज इक्वल टू कितना है बताओ, इस वीसीसी को उधर ले जाओ, वीसीसी माइनस इसको भी उधर ले जाओ, वीसीई माइनस को इधर ले जाओ, आई आर ई। क्या आई के अंदर आई बी प्लस आईसी होता है, ठीक है, आई के अंदर आई बी प्लस आईसी होता है, तो उस आई बी प्लस आईसी का यूज करेंगे। आई के अंदर जो आई बी प्लस आईसी होता है, उस आई बी प्लस आईसी का यूज करेंगे बेस करंट का। लेट मी चेक, एक काम करो, चलो बुलाएं दोबारा इसे, दोबारा बुलाना के इसे रोक लो पहले इधर, आई आर ई, इन दोनों को रोक ले, किसे, इसे और इसे, ठीक है। ये माइनस का वीसीसी उधर गया, प्लस का वीसीसी हो गया, और माइनस प्लस का वीसीसी उधर गया, माइनस का वीसीसी हो गया, कोई डाउट। माइनस का वीसीसी है उधर गया, प्लस का वीसीसी हो गया, और प्लस का वीसी इधर है उधर गया, माइनस का वीसी हो गया। आई का मान कितना होता है, आईसी प्लस आरसी प्लस आई का मान होता है आईबी प्लस आईसी, आईबी प्लस आईसी इंटू आर ई इक्वल टू वीसीसी माइनस का वीसी। यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आईबी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है कंपेयर टू आईसी के। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया आईसी आर सी प्लस आईसी इंटू आर ई इक्वल टू वीसीसी माइनस के वीसीई। कॉमन क्या ले सकते हैं, आर सी प्लस आर इक्वल टू वीसीसी माइनस के वीसीई। आई सी इक्वल टू कितना हो गया, वीसीसी अपॉन
आर सी प्लस आर ई माइनस के वी सी ई अपॉन आर सी प्लस आर ई। कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस सी सी से। जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा जो ग्राफ प्लॉट करना है वो किसके बीच में प्लॉट करना है, ताकि हम ये बता पाए कि y और x कौन है। ग्राफ प्लॉट करना है आपको आई सी के बीच में और वी सी के बीच में। किसके बीच में? आई सी और वी सी के बीच में प्लॉट करना है। तो बताओ लाइन कैसे खींचेगी? इसमें मिटाता हूँ मैं, आई सी और वी सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। Hence, graph between IC and VC तो ये VC है और ये IC है। ठीक, तो अब बताओ जरा इसमें स्ट्रेट लाइन जो खींच रही है उसका ग्रेडियंट कितना है? ग्रेडियंट मतलब उसकी प्रवणता कितनी है, देखें पता चल रही है। ऐसा है ग्राफ तो रेखा की प्रवणता नेगेटिव है। कैसी है? नेगेटिव है। और अगर ग्रेडियंट नेगेटिव है मतलब वो लगभग 135 डिग्री का एंगल बना रहा हो। वैसे भी नहीं पता चलता, ऐसे भी देख सकते हैं ये इंटरसेप्शन जो है सी पार्ट प्लस सी, वाई एक्स पर कटा अंतःखंड जो है वो धनात्मक है, मतलब काटेगा तो ऊपर ही। और जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है, मतलब एंगल फिर 90 से ज्यादा बनाएगा। तो एंगल 90 से ज्यादा बनाए, एंगल 90 से ज्यादा बना रहा हो और वाई एक्स को जो है वो कट कर रहा हो प्लस पे, तो ये ऐसे बनेगी लाइन। ये वाला पोर्शन यहाँ कट कर रहा है, इसका मान कितना है? कटिंग पॉइंट वी सी सी अपॉन आर सी प्लस आर ई। और यहाँ पे इस पॉइंट को कहते हैं वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेडियंट इसका आपको बदल गया। इस लाइन को डीसी लोड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीसी लोड लाइन कहा जाता है। हमारे पास एक्चुअली बिल्कुल रियलिटी बताऊं तो यही है कि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी उसका अभाव है। जैसे कि मुझे नहीं मिल पाता, क्वेश्चन भी नहीं है शायद, वो नेट के लिए या जैन के लिए, आई डोंट नो, पर इसमें आगे क्यू पॉइंट भी आता है, क्यू पॉइंट डिस्प्लेसमेंट भी आता है, तो वो सारी चीजों का अभाव है, उसमें नहीं दे रखी। तो आप जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको डीसी लोड लाइन खींचनी हो, कई बात चल रही है, तो वास्तव में वो ट्रांजिस्टर को एनालाइज करके ही इस तरीके की लाइन खींची जाती है जिसे डीसी लोड लाइन कहा जाता है। बात करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर की, तो स्टेबिलिटी फैक्टर एक फॉर्मूला है। स्टेबिलिटी फैक्टर को देखेंगे, हैशटैग स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी फैक्टर में क्या करना है आपको? पहले किसी भी ट्रांजिस्टर का आपको स्टेबिलिटी फैक्टर डील करना है, तो आप इसी तरह से उसके क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। इस चीज को स्टेबिलिटी फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिर एक बार मैच कर देता हूं मैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। ठीक है, इसे ट्रांजिस्टर का स्टेबिलिटी फैक्टर कहा जाता है। अब बात आ रही है इसे निकाला कैसे जाता है। इसे निकाला ऐसे जाता है, मान लीजिए कोई इक्वेशन दे रखी है आपको और बोल रहा है इस ट्रांजिस्टर के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर निकालिए, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसी कोई इक्वेशन बनाएंगे जिसमें आई बी का मान निकालेंगे, फिर पूरी इक्वेशन को सी आई सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे, जो मान आएगा उस मान को निकाल के यहाँ रख देना। अगर कोई एग्जांपल होता तो मैं आपको सबको समझाता। बहरहाल आपको स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है, इस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा आई सी अपॉन आई बी अपॉन आई सी, आई बी अपॉन आई सी। ये कहा था ट्रांजिस्टर स्टेबिलिटी फैक्टर और डीसी लोड लाइन। एक टॉपिक है छोटा सा जिसे कहा था हॉल इफेक्ट, उसे जनरली सॉलिड स्टेट में पढ़ाते हैं, पर इसमें हम हमारे इस टॉपिक के साथ जोड़ रखा है, तो हॉल इफेक्ट को भी समझते हैं कि हॉल इफेक्ट क्या है। और इसमें करंट स्टेबिलिटी, बीटा स्टेबिलिटी फैक्टर वगैरह भी तो आते हैं। करंट स्टेबिलिटी, इसी चीज को बीटा स्टेबिलिटी फैक्टर कहा जाता है। बीटा पैरामीटर इसके साथ ही। और जो अब क्या होगा डेल्टा आई, मैं बता रहा हूँ इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है, ना तो तुम्हारे इसमें बुकलेट में क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, सबसे पहली बात, और ना ही रेफरेंस नोट्स में। तो तुम्हें फिलहाल इसे छोड़ते हुए बाकी एक काम हो सकता है, मंगा सकता हूँ मैं फोटो में। चलो जिसके बाद में देखेंगे उसे आप बाद में एडिशनल लेक्चर बना लेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर के ऊपर ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ट्रांजिस्टर से रिगार्डिंग, या अब ऐसा थोड़ी इलेक्ट्रॉन में कुछ चीज छूटी है, बहुत सारी ये पढ़ ली, तो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन करो। और स्टेबिलिटी फैक्टर के क्वेश्चन अगर जैन के सिलेबस में हुए जरूर करेंगे, वरना गेट के सिलेबस के लिए जरूर पढ़ेंगे। तो आप हॉल इफेक्ट के बारे में जानते हैं, हॉल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। और हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन जो आएगा वो बहुत ही बारीक सा आएगा, और देखते हैं हॉल इफेक्ट क्या है।
हॉल इफेक्ट में क्या कहा गया है कि जो आपके हॉल एक फिजिसिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया जब कभी किसी स्पीशीमैन को जो कि कंडक्टर का टुकड़ा हो या कभी सेमीकंडक्टर का टुकड़ा हो, जब कभी किसी कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के टुकड़े को किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है, जब कभी किसी कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के टुकड़े को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तथा करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर उसमें एक ईएमएफ पोटेंशियल काम करने लगता है, जिस पोटेंशियल को हॉल पोटेंशियल कहा जाता है, और इस इफेक्ट को हॉल इफेक्ट कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल इफेक्ट है, पर क्वेश्चन टिपिकली इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा बारीक मैथमेटिक्स यूज कर दिया जाता है, जैसे कि अनुगमन वेग का कंसेप्ट, चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट, ये सारी चीजें इसमें जुड़ जाएंगी। तो जिसका 12th थोड़ा अच्छा होगा वो वेलोसिटी डिफरेंस जुड़ जाएगी। i equal to NEAVD। बहुत बढ़िया गौरव सिंह, पता था आई स्कूल एनईवीटी? आई स्कूल एनईवीटी नहीं पता? ये तो पता था। वही तो बोल रहा हूँ, आई स्कूल एनईवीटी बच्चा जानता है। निवेद कहते थे हम तो। और BD होता है -AE tau m। ना वो तो काम करना है, पर याद होना चाहिए, याद सब होना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एमएसक्यू जब बनते हैं तो फिर वो मजा कर देते हैं। ठीक है, तो होल इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको उसका डायग्राम समझाता हूँ। उन्होंने बताया था कि एक फॉर्मूला बताया कि ये जो EH का मान है, जो होल फील्ड क्रिएट होगा वो कितना हो। ठीक है, शुरू करते हैं अपना हॉल इफेक्ट से। मैंने आपको क्या बताया, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जब कभी किसी कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के स्पीच में मतलब टुकड़े को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर तथा करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर एक फील्ड जनरेट होता है, इसे हॉल फील्ड कहते हैं, जिसको हॉल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, हैशटैग हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट। कोशिश करेंगे कि पूरा समझ में आए। देखो ये डिब्बा है आपका, ठीक, डिब्बा इन द सेंस वही कंडक्टर या सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है। ठीक है, ये जो आपका ये वाली डायरेक्शन है, इस वाली डायरेक्शन मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया वेक्टर में, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। बहुत ही सिंपल है, पर क्वेश्चन नहीं हो पाता इसका, क्योंकि उस टाइम तक तुम भूल जाओ किसके डायरेक्शन में क्या हो रहा है। देखते रहेंगे। ये एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है जिसमें n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और करंट इस तरफ फ्लो हो रही है। तो आप मुझे बताएं, अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ये कौन डायरेक्शन है? z मान लो, चलो कुछ मान लो, z y कुछ मान लो, y मान लो, चाहे चलो y मान लिया। क्या मान लिया? y मान लिया, चलो y मान लिया। अब क्या करना है, ये अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे। कोई दिक्कत? ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ लगने वाले फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो इन पर कार्य करेगा लोरेंज फोर्स। करेगा नहीं करेगा? ठीक है, तो देयर विल लोरेंज फोर्स, देयर विल बी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स will apply on electron। बताओ कितना लगेगा? F इक्वल टू QV, परपेंडिकुलर है भाई, ये दोनों पढ़ोगे, ये दिख रहा है ना एक्स एक्सिस पे, QV हो गया, मतलब कितना हो गया? EV भी हो गया। बस सही है। डायरेक्शन और बता दो किधर काम करेगा, डायरेक्शन और बता दो। फोर्स की डायरेक्शन बतानी और किसकी पूछ रहा हूँ? Z डायरेक्शन में लगेगा भैया। Z डायरेक्शन में पक्का? पक्का। मतलब नीचे या ऊपर? ऊपर। और हम सोच लेते हैं थोड़ा, ये नीचे या ऊपर? ऊपर या नीचे? हैं, दो बता रहे हैं आप, एक बताएं। चलो हम बता रहे हैं। होता है क्यों V क्रॉस B होता है, जो रिजल्टेंट V परपेंडिकुलर क्रॉस B। वेलोसिटी कितना है इधर, क्रॉस B कितना है इधर, ऐसे करते। लेकिन क्यों V क्रॉस B है, और क्यों क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव है इन पे भाई। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? वो तो बात सही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, वो तो जिंदा न मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन जो होगी उसकी तो मैग्नीट्यूड लेके, मतलब उसकी डायरेक्शन को माइनस में लेके चलेंगे ना। क्यों तो मैग्नीट्यूड है, समझ में नहीं आया? चार्ज तो भले नेगेटिव है, लेकिन तो उसको तो मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे ना। यू मीन आपने एक तरीके से ये कह दिया कि एक चार्ज पार्टिकल, प्लस का चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ चल रहा है तो भी मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर होगा, और एक माइनस ना ये ना इधर चल रहा है वो भी मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर है। ये बात तुमने यही कही है भाई? अच्छा यहाँ से लेट हो रही है बात, तो गलत कह दिया। समझ आ रहा है? चार्ज का तो जिंदा लेन देन है यार, पूरा कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो फोर्स का लगेगा इस पर
नीचे की ओर लगेगा, कहाँ लगेगा? की ओर। नीचे की ओर लगेगा। तो ये सारे चार्ज पार्टिकल बोलेंगे हम जा रहे हैं नीचे की ओर। ठीक है। फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, किसी डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, बहुत ध्यान दो ना, किसी डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो बिना पोटेंशियल के मूव नहीं कर सकता। सही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ का तो बैटरी जुड़ी पड़ी थी, इस डायरेक्शन में जो मूव कर रहे थे तो फिजिसिस्ट ने यहाँ लगाया वोल्टामीटर, तो मेजर किया इस वाले पोटेंशियल को, जिसे कहा होल पोटेंशियल VH। और सुई भी हिली। चिन्ना हिलेगी, सुई भी हिली, बात हुई। तो उन्होंने बोला ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक प्लस 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 पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का नहीं, ठीक है, माइनस 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 क्रिएट होगा। तो इस पोटेंशियल में वी होल पोटेंशियल कहा, और कहा इसके कोरस्पॉन्डिंग फील्ड जो होगा, मतलब जिस फील्ड की वजह से पोटेंशियल आया, उस EH का मान भी दिया, RH BJ JX ऐसा कुछ दिया था। लेट मी चेक। अच्छा है हॉल इफेक्ट। तो बस इतना याद रखना कंडक्टर का कौन सा टुकड़ा किस दिशा में है, क्योंकि जब इसमें अनुगामी वेग लगेगा और फ्लक्स लगेगा, वेलोसिटी वो लगेगा आपका, बहुत चीजें लगेगी, करंट डेंसिटी लगेगी, कुछ भी लग जाएगा,